की परंपरा के 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े संवाहक महात्मा गांधी हैं। और उन संवाहकों में महात्मा गांधी की जो विशेषता है उसमें यह भी है कि वो विश्व भर से जो भी अच्छा है उसे ग्रहण करते हैं। वो रस्किन से भी कुछ लेते हैं, वो टॉल्स्टॉय से भी कुछ लेते हैं, वो बाइबल से भी सीखते हैं। वो पश्चिम के उस साम्राज्यवादी शक्ति से जिसके विरुद्ध लड़ रहे हैं उसके सामाजिक राजनीतिक मूल्यों को भी ग्रहण कर लेते हैं। अंग्रेजी दासता के विरुद्ध आंदोलन करते समय उनके न्याय, बंधुत्व और समता के सिद्धांत को स्वीकार भी करते हैं और उसमें विश्वास भी रखते हैं। इसीलिए भारतीय परंपरा से अनुस्यूत विचारों से संपूर्ण रूप से अपने को संपृक्त रखते हुए भी महात्मा गांधी की विश्व भर से श्रेष्ठ को प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है वो भारत की मूल भावना है। और मैं आज के समय समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में ये जरूर समझता हूं, कहना उचित, कि भारत ने विचार को महत्वपूर्ण हमेशा माना है, विचारक को नहीं। और इसी का कारण है कि 6वीं शताब्दी तक हम सामान्यतः विचार प्रस्तुत करने वाले लेखकों के बारे में कुछ नहीं जानते। विचारों को हम 6000, 7000, 10000, 20000 वर्ष पहले के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण कभी नहीं रहा भारतीय परंपरा में, विचार महत्वपूर्ण रहा। और विचार की एकरूपता भी कभी महत्वपूर्ण नहीं रही। विचार के साथ हमारा संवाद भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। विवाद नहीं हुआ, हम वाद के साथ विवाद करना आवश्यक नहीं समझते। वाद और विवाद की प्रक्रिया से संवाद पर नहीं पहुंचते, वाद और वाद की प्रक्रिया से तत्वबोध पर पहुंचते हैं। और इसीलिए वादे वादे जायते तत्वबोध कहते हैं। तो भारत वाद के विरुद्ध वाद नहीं मानता, वाद के समरूप वाद मानता है। और इस विचार को गांधी भी अपने साथ लेकर चलते हैं। आज के अवसर पर हम ये नहीं प्राप्त कर पाए कि गांधी से संपूर्ण रूप से सहमत होना एक प्रकार से भक्ति होगी, पूजा होगी। मैं उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता और गांधी का मार्ग हमें भक्ति मार्ग की ओर ले जाना भी नहीं चाहता है। स्वयं गांधी अपने संपूर्ण 78-79 साल के जीवन में अपने विचारों में निरंतर परिवर्तन, परिमार्जन, परिष्कार करते रहते हैं। और स्वयं कहते हैं जो मैंने अब कहा, अब से पहले जो कहा था, जो नया है वो स्वीकार्य है, केवल एक हिंदू स्वराज को छोड़कर। ऐसे में ये भी समझना आवश्यक है कि इस प्रकार के आयोजन हमें गांधी की भक्ति की ओर न ले जाएं, हमें गांधी के साथ संवाद की ओर ले जाएं। गांधी की इस विषय को रखने के पीछे पृष्ठभूमि यही है कि आज जो नूतन भारत है, जिस वैश्वीकरण का उल्लेख अरुण जी ने और मिश्रा जी ने और रविंद्र जी ने तीनों ने किया है, मैं उसी के साथ संबद्ध करता हूँ इस विचार को। वैश्वीकरण के उल्लास, उत्सव के उल्लास में उन्मत्त समाज, आज नूतन भारत की हमारी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित होता समाज, विश्व की आर्थिक, सामरिक समस्याओं से जूझता समाज और भारत की परंपरा से अनुस्यूत विचारों को प्रस्तुत करने वाले महात्मा गांधी, इनमें संगति कैसे बैठाई जाए, इनमें संतुलन कैसे बैठाया जाए, कैसे सत्य के आग्रह को आज असत्य के आग्रहों के साथ जोड़ा जाए, संबोधित किया जाए, ये आज का प्रश्न होना चाहिए। नूतन भारत में हमारी विकास की आकांक्षाएं, हमारे नई जिसे युवा पीढ़ी कही जा रही है, युवा भारत कहा जा रहा है, उस युवा पीढ़ी के मन में बसते हुए सपनों से गांधी का साक्षात्कार कैसे कराया जाए, वो कैसे आत्मबल, शक्ति, अहिंसा, सत्य का आग्रह, ब्रह्मचर्य, इनकी प्रासंगिकता कैसे देखी जाए, ये इन पर छोड़ा जाए, इनसे परिचित कराया जाए और इन्हें कहा जाए कि गांधी को संपूर्ण रूप में, किसी भी विचारक को संपूर्ण रूप में स्वीकार करने का कोई आग्रह ना हो। गांधी के जीवन में ही उनकी आत्मबल के विचार की, अहिंसा के विचार की आलोचना करने वाले व्यक्ति जीवित थे, समाज थे, समाज में उनके समान खड़े होते थे। गांधी की अपनी असहमति टैगोर से सर्वविदित है। कुरुक्षेत्र के माध्यम से दिनकर गांधी के आत्मबल की खुली आलोचना करते हैं, अहिंसा की, क्षमा की आलोचना करते हैं, तब भी राष्ट्र कवि होते हैं। इसलिए भारत
असहमति को विरोध नहीं मानता, मतभेद नहीं मानता। ये विचार भी गांधी से समझने की आवश्यकता इस समय में है।